और अब लिस्ट ऑफ गेनर्स भी देखें या फिर बढ़ने वाले शेयर्स, तो बहुत ज्यादा कन्विक्शन नहीं किसी स्टॉक पर नहीं दिख रहा। अगर मिड कैप स्मॉल कैप में कन्विक्शन नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा मतलब जिसे टिपिकली कहते हैं अब हायर लेवल्स पे ना थोड़ा थका हुआ है मार्केट शायद, तो आज कोई अग्रेसिव हो सकता है, स्टांस लेना नहीं भी चाहे। एक बार लिकर स्टॉक्स को देखते हैं। कल क्लोजिंग के समय सारे ही जो लिकर स्टॉक्स हैं उनमें काफ़ी अच्छा मुंह देखने को मिला था, लेड बाय यूएसएल। लेकिन आज यहाँ पर भी थोड़ा सा देखिए ब्रीदर ले रहा है पूरा स्पेस। तो यूएसएल है जो कि फ्लैट है, यूनाइटेड ब्रूअरीज है जो कि 1.5% नीचे है, रैडिको खेताने काउंटर है जहाँ पर मुँह है, ये करीब 1% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है। इसमें सिद्धार्थ, यूएसएल जिस तरह की अर्निंग्स इन्होंने रिपोर्ट की हैं उसके बाद यूएसएल पर क्या करना चाहेंगे आप? देखिए यूएसएल पर अगर किसी को दाव लेना है तो हम मानते हैं कि 2 से 3 साल का अवधि रहनी चाहिए, क्योंकि डीआईजी और जो मैनेजमेंट है ये ज़रूर दमखम रखती है कंपनी को टर्न अराउंड करने में। ये हमें एनालिस्ट कॉल में भी पता चला है कि कंपनी डबल डिजिट ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रही है, मिड टीन्स ऑपरेटिंग मार्जिन एक्सपेक्ट कर रही है। बट सबसे बड़ी चीज़ है और अहम चीज़ है कि कोर्ट का जो एक मॉडिफिकेशन आ सकता है जुलाई में बिकॉज ऑफ हाईवे लिकर बैन, यहाँ से बहुत बड़ा फ़ायदा मिल सकता है। अगर इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन या कोई भी राहत मिल जाती है, कंपनी को कोई भी रियायत मिल जाती है, तो यहाँ पे लिकर स्पेस के लिए बहुत ही बड़ा पॉजिटिव हो सकता है। पर यूनाइटेड स्पिरिट्स पे किसी को अगर निवेश करना हो तो 2 साल का ज़रूर टाइम फ्रेम रखना चाहिए। जी, शुक्रिया सिद्धार्थ आपका, और साथ ही मिस्टर सिटी आपका भी और किरण आपका भी शामिल होने के लिए शो में और सभी स्टॉक्स पर अपनी राय देने के लिए। निफ्टी अगर आप देखें तो अब डे लो पर ही ट्रेड कर रहा है, सुस्त है और 9414 के लेवल्स देखे जा रहे हैं। लेकिन हम यहाँ से सीधे रुक करेंगे हमारे स्पेशल सेगमेंट का म्यूचुअल फंड ट्रैकर। तो आज म्यूचुअल फंड ट्रैकर में हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ एमफी के चेयरमैन ए बाला जुड़े हैं। तो मिस्टर बाला, मॉर्निंग टू यू, शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस, बिकॉज म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। और जैसे कि आप जानते हैं इस बार डोमेस्टिक फ्लो जो है वो इट हैज़ गॉन बियॉन्ड दोज टॉप 10 सिटीज़ जिस पर अक्सर म्यूचुअल फंड्स की नज़र रहती थी। जैसे कि जी बिजनेस का भी जो दर्शक वर्ग है, यू नो, दे आर बियॉन्ड दीज टॉप 10 सिटीज़ जिसे हम टिपिकली काउ बेल्ट कहते हैं वहाँ पर। और वहाँ पर इतना एक्साइटमेंट देखने को मिला है इक्विटीज़ को लेकर, म्यूचुअल फंड को लेकर। लेकिन एक अच्छी चीज़ ये है दैट दिस टाइम देयर बिहेवियर सीम्स टू बी वेरी मैच्योर्ड। आपका ऑब्जर्वेशन क्या है? करेक्ट, मैं अब जो ऑब्जर्वेशन जो किया एक्चुअली वो सही है एक्चुअली फ्रॉम 2-3 एंगल। एक तो जो पहले जो फोकस जो पूरा चलता था देश में एक्चुअली दैट फोकस ओनली ऑन बिग सिटीज़ फॉर गेटिंग म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, लास्ट 3-4 साल से द एफर्ट जो म्यूचुअल फंड हैव बीन पुटिंग in building smaller market contribution into the mutual fund industries have been paying off. And दूसरा I think what you have seen is earlier it was restricted only about the big metros. Big metros like I think that small market में actually the investor education program का जो activities किया हुआ actually by all industry players put together, उसको वैसे भी we have seen larger participants coming from investors. दूसरा एक देखा एक्चुअली 2008-9 में एक्चुअली द मार्केट वर वेरी वॉलेटाइल, सबका एक सवाल उठता था एक्चुअली दैट मार्केट इतना बड़ा वॉलेटाइल हो गया है, अभी पैसा निकालना है और कभी निकालना है, वही एक्चुअली सवाल हमेशा आता था एक्चुअली। आज के दिन पे इन्वेस्टर्स का मेच्योरिटी भी बढ़ गया एक्चुअली, उसका मतलब जो इन्वेस्टमेंट जो आ रहा है एक्चुअली इज कमिंग फॉर द लॉन्गर टर्म। एंड थर्ड, अंडर द गाइडेंस ऑफ सेबी, the mutual fund industry is adapted about 100 districts across the country, different places of different states. The moment the district adoption program was implemented by all the industry players, your specific activities each mutual funds उनका owning करके, each district को own करके जो activities किया हुआ actually in those districts also seems to be paying off in terms of having a higher contribution coming from the छोटा markets, जो higher contribution जो आ रहा है आज के दिन पे, that I would assume it's a big outcome of the activities the MF industries have undertaken across those markets. जी, इनफैक्ट मिस्टर बाला जो बात आपने कही उसी से रिलेटेड एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी। ठीक है, जो रिटेल इन्वेस्टर्स का जो पार्टिसिपेशन है वो म्यूचुअल फंड्स की ओर बढ़ा है और वो ज़्यादा मेच्योर हुए हैं। और अगर मार्केट्स की हम बात करें कि जब मार्केट्स इन लाइफ टाइम हाइस पर ट्रेड कर रहे हों
तो आमतौर पे जो हाउसेज हैं, जो म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं, उनका पार्टिसिपेशन इक्विटीज की तरफ बढ़ जाता है। लेकिन क्या ऐसे लेवल्स पर थोड़ा कंफ्यूजन आप लोगों को होता है कि अब यहाँ पर नए इन्वेस्टमेंट आइडियाज कहाँ पर फाइंड आउट करें, क्योंकि बाइंग हमने अक्रॉस द बोर्ड देखी है? Yeah, I think एक तो है actually is one is inflow versus the money manager capability investor. जो inflow आज के दिन पे आ रहे हैं, which we have been now saying structurally the financial savings of the Indian savers are now beginning to come into the mutual fund schemes, especially in the equity. What you are seeing currently, जो last 10-15 साल से हम लोग जो wait कर रहे थे actually the mutual fund में participation बढ़ना चाहिए, that now some finally is coming, which is nothing but financial saving getting converted into the capital market assets and especially the mutual fund product. So मेरे हिसाब से structurally जो काम हुआ actually in terms of getting SIPs inflows coming from large small investors coming to the mutual funds, that's going to become a permanent feature. That means money will continue to come. So mutual fund का I think size बढ़ते जाएंगे, उसमें आप मेरे हिसाब से रुको नहीं सकते हैं. From the money manager point of view, as you rightly said, 9,400 हो गया. Of course we have always seen the last आज के दिन से आप कभी भी आप मार्केट देखेंगे, every day you may probably see the market touching a new high. But from the money manager's point of view, I think what is remain very crucial is to look at bottom up stock picking approach. जो कंपनी के हिसाब से जो इन्वेस्ट करते हैं actually that I think one has to keep a very high focus. Second is जो broad market में इन्वेस्ट करते हैं, we need to also look at it the large appetite that also come from overseas investors versus domestic investors. And दोनों मिलके एक्शन देखेंगे तो I think there will be some bits and pockets where you may see that market is costly, but earning surprise, जो मार्केट में जो earning surprise आ सकता है actually, especially जो गवर्नमेंट का 2-3 साल से जो काम हुआ actually, उसका अभी भी आउटकम कंपनीज का earnings में अभी भी दिखाएंगे. So somewhere the time will come, कंपनीज का earning अगर बढ़ना शुरू हो जाते हैं, और thanks to of course the one the cost environment is better. Second is interest cost, जो उतना साल से हम लोग जो हाई इंटरेस्ट का regime का जो रहता था actually that now interest rate regime is relatively muted interest rate regime. ये सब में I think मिलके देखेगा तो I think probably the market may remain under question mark from the high point of view. For the money managers will have to focus more on the bottom of stock picking purely on the basis of earnings growth of the companies. बिल्कुल. एक बार मार्केट को देख लेते हैं. अभी निफ्टी 9400 के नीचे गया था. बाला, एक चीज़ जो इस बार हुई है मार्केट में, एक तो ये जो स्ट्रक्चरल शिफ्ट जिसकी आपने बात की, दैट हैज़ प्रोवाइडेड टू एन एक्सटेंट अ स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन टू इंडियन मार्केट्स फ्रॉम सडन सेलिंग जो एफआईएस की तरफ से होती है ऑन मेजर इवेंट्स, चाहे वो ब्रेक्जिट हो या फिर समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. लेकिन अब इस समय I would say that there are still a lot of investors who are still fence sitters, who are on the sidelines, who are itching to enter markets maybe through SIP or mutual funds or even directly in equities. At these levels, at these valuations, obviously near term थोड़ा बहुत हो सकता है volatility रहे भी market में. ये जो चीज़ आपने कही कि सरकार की तरफ से जो इनिशिएटिव हुए हैं उसका रिफ्लेक्शन अभी कंपनीज पे और उनके अर्निंग्स पे नहीं आया है. सो गोइंग बाय दैट लॉजिक, आप सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल कौन से पॉकेट्स में हैं इस समय फॉर इन्वेस्टमेंट? See, I think just look at if you deep dive in the market, the way economy has been improving, we are seeing clear progress, especially on the road and road related sectors, which essentially means all the building materials sectors have been actually prospering quite well. The same way, if you see the whole metal sectors, nothing to do with India, but something to do with the stability that has come in the global market. उसके वजह से भी metal sectors को जो price stability जो globally आया because of China's growth coming back, the US का growth coming back, there is a complete stability that has come in the global market on the metal space. We are seeing actually some bit of benefit coming for metal sectors as a whole in terms of profitability going up, the balance sheet is getting better, उनका debt actually भी वो भी कम होते जा रहे हैं. उसके वजह से I think the strength is also coming back on balance sheet. Therefore, they become actually one of the obvious choice for investment. दूसरा एक्चुअली एक देखेंगे आई थिंक ये जो करंट चर्चा जो चल रहा है एक्चुअली लैंडिंग रेट इज नॉट बीन वेरी हाई, बट यू हैव डिवाइड द लैंडिंग ग्रोथ इनटू टू पार्ट. एक तो कॉर्पोरेट का जो बोरिंग जो हो रहा है एक्चुअली फ्रॉम द बैंकिंग सिस्टम हैज कम डाउन क्वाइट सिग्निफिकेंटली, उसका क्योंकि प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट उतना ज़्यादा हो ही नहीं आ रहा है एक्चुअली. हैविंग सेड दैट रिटेल का ग्रोथ एक्चुअली बढ़ते जा रहा है. रिटेल ग्रोथ हैज बीन ग्रोइंग अबाउट 20-22%. Therefore, from the money manager point of view, जो किधर एक्चुअली कंपनीज रिटेल में फोकस जो है उसमें I think we have seen actually a good amount of interest getting generated. So therefore, one has to look at each pockets of investment opportunities
and वो basis पे I think the investment जो कर रहा है actually the money managers. Therefore, from a broader perspective, it's something which is becoming more specific to the certain segment of the market, which is largely benefiting out of some bit of feel-good factor that also exists in the economy. As you also rightly said, the domestic investment, I think, is the asset growth that is coming in. Clearly, I think domestic mutual fund players are emerging as one of the big counterforce for the high dependence that the country had from foreign institutional investors putting their money in the capital market. जी, मिस्टर बाला, अभी आपने अर्निंग्स की बात की थी. क्या हम अगले 1-2 क्वार्टर के बाद जो फुल फ्लेजेड या फिर कहें कि जो इम्प्रूव्ड अर्निंग आउटलुक है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं या फिर नहीं? और दूसरा ये, क्योंकि 1 जुलाई से जीएसटी भी रोल आउट हो जाएगा, तो जो रियल इम्पैक्ट है जीएसटी का, क्या वो Q2, Q3 या फिर उसके बियॉन्ड भी दिखेगा? See, as per Birla Sun Life Mutual Fund estimate, the GST could potentially become non-event beyond a quarter. एक 1 जुलाई से इम्प्लीमेंट करने के बाद 1 क्वार्टर का आई थिंक थोड़ा तकलीफ हो सकता है. तकलीफ इज नॉट इन रियल सेंस, बट पीपल मे फाइंड इट डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट बिकॉज पीपल हैव टू गेट यूज्ड टू द न्यू द चेंज, द मेथोडोलॉजी एंड द न्यू वे ऑफ रनिंग द बिजनेस. उसका आई थिंक थोड़ा सा आई थिंक अप्स एंड डाउन्स हो सकता है एक्चुअली, एस्पेशली इन जुलाई अगस्त सितंबर क्वार्टर. बट उसके बाद आई थिंक द सिस्टम विल गेट एडजस्टेड प्रीटी फास्ट. आई थिंक द बिगेस्ट इम्पैक्ट ऑन जीएसटी इज गोइंग टू कम फ्रॉम the large pool of retail business, which is both basically the comprising of formal segment as well as informal segment. I think दोनों मिलके I think that biggest benefit will come for both the customer, consumers per se, as well as for the companies that are operating this space, and finally of course even for the government of India. I think this is GST is going to, I think the way we at Birla Sun Life Insurance see is going to be a model which will create a win-win-win situation for all the 3 parties who are concerned with that. Absolutely.